हेलो गाइस, वेलकम टू प्लस माइनस। मैं दीपक एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल प्लस माइनस पे। तो अब हमारी जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो कॉन्सेप्ट चल रहे हैं, ऊप्स के जो कॉन्सेप्ट चल रहे हैं, उसके हमारे सिर्फ एक ये क्लास और एक और क्लास बची हुई है। उसके बाद हम कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट करेंगे इस सीरीज़ में, और फिर हम देखते हैं आगे कौन सा टॉपिक होगा। और उससे पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी जो मैं देना चाहता हूँ आपको कि काफ़ी बच्चों ने मेरे को बोला था कि इंग्लिश की क्लासेस और स्टार्ट कर दीजिए। तो बहुत जल्द अब मैंने एक ग्रुप पे पोल भी डलवाया है, कि पोल डाला है कि अगर मेजॉरिटी उसमें बोलते हैं बच्चे कि इंग्लिश की क्लासेस चाहिए आप लोगों को, तो हमारी एक टीचर से बात चल रही है और हम बहुत जल्दी इंग्लिश की क्लासेस स्टार्ट कर देंगे। अगर वो ग्रुप में मेजॉरिटी उन्होंने बोला कि हाँ भाई हमें इंग्लिश की क्लासेस चाहिए, येस और नो, तो अगर येस मेजॉरिटी ने बोला तो हम इंग्लिश की क्लासेस बहुत जल्द स्टार्ट कर देंगे। माइट बी नेक्स्ट वीक और या फिर नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक से हम डेफिनेटली स्टार्ट कर देंगे अगर येस बोला। तो अगर आपको चाहिए क्लास तो उसके लिए आप ग्रुप पे जाके पोल कर दीजिए। मैंने उस मैसेज को पिन कर रखा है, काफ़ी मैसेजेस हो गए होंगे, तो उसके लिए मैंने उसको पिन कर रखा है। आप पिन पे जाएंगे तो आपको मैसेज पे लेके चला जाएगा और वहाँ पे आप जाके पोल कर सकते हैं। तो ये तो बात एक इन्फॉर्मेशन हो गई। और पिछली क्लास में मैंने आपको स्ट्रिंग लास्ट टॉपिक छोड़ा था, तो स्ट्रिंग में मैं आपको एक चीज़, एक फंक्शन, एक छोटा सा प्रोग्राम जो करवाना चाहता हूँ वो मैं पिछली क्लास में नहीं बता पाया था, तो इस क्लास में मैं बता दूंगा। प्रोग्राम क्या था कि write a program to find whether two strings are palindrome or not. Write a program to find whether two strings are palindrome or not. Write a program to find whether two strings are palindrome और नॉट। अब पैलिंड्रोम क्या होता है? पैलिंड्रोम होता है जैसे कि आप एक वर्ड लो तो उसको आप आगे से रीड करोगे तो भी वही सेम वर्ड होगा जो कि अगर आप उसको पीछे से रीड करोगे तो भी वो जैसे आप आगे से रीड कर रहे हो वैसे ही होगा। जैसे कि एक एग्जांपल ले लिया मैंने, मैडम, ठीक है। अब इसको आप किसी भी तरीके से किसी भी तरफ से पढ़ लो, आगे से पढ़ लो MADAM, मैडम बनेगा। अब इसको आप रिवर्स करके लिख लो, रिवर्स करके लिखोगे तो MADAM। तो ये दोनों जो वर्ड्स हैं वो दोनों सेम आ रहे हैं, तो ये पैलिंड्रोम हो गया। मतलब आप किसी तरीके से पढ़ लो, आपका दोनों सेम आ रहा है तो वो वर्ड पैलिंड्रोम या वो स्ट्रिंग पैलिंड्रोम होगी, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा पैलिंड्रोम का मतलब क्या होता है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम चलते हैं प्रोग्राम की तरफ, ठीक है। छोटा सा प्रोग्राम देख लेते हैं, इसके बाद फिर हम स्काई कोड का थोड़ा बहुत बता देता हूँ, कुछ बच्चों को अगर नहीं पता होगा तो उससे आपको क्लियर हो जाएंगे। और फिर हम फाइल हैंडलिंग की तरफ चल पड़ेंगे। फाइल हैंडलिंग हमारा लास्ट टॉपिक होगा। कुछ पार्ट हम फाइल हैंडलिंग का आज करेंगे, कुछ पार्ट हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम मेन से स्टार्ट कर देते हैं, void main, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, हमें कम से कम दो स्ट्रिंग तो चाहिए होंगी। दो स्ट्रिंग हमने ले ली, एक str1 के नाम से ले ली, एक str2 के नाम से ले ली, ठीक है। तो कैर की हमने दो स्ट्रिंग ले ली, str1 30 की और एक हमने ले ली str2, वो भी हमने 30 की ले ली। दो स्ट्रिंग ले ली हमने। अब इस स्ट्रिंग में मैं चाहता हूं कि वो स्ट्रिंग पे जब हम लिखा हुआ है कि भैया कि आप एंटर दी स्ट्रिंग, ठीक है, एंटर दी स्ट्रिंग, तो हमने उसके लिए क्या किया, हमने सी आउट कर दिया। उसमें हमने क्या किया, एंटर स्ट्रिंग 1, ठीक है। अब उसने ये देखा कि हाँ भैया लिखा हुआ आ गया, स्ट्रिंग 1 एंटर करेंगे। तो एंटर करने के लिए हमें सीन करना पड़ेगा, सीन इनपुट करना पड़ेगा। तो सी इन इनपुट के लिए हमें क्या करेंगे, स्ट्रिंग 1 में इनपुट कर देंगे भैया
str1 इनपुट कर दिया हमने। अब स्ट्रिंग 1 हमने इनपुट कर दी। अब आप चाहते हो, अब पैलिंड्रोम चेक करना है, तो जो स्ट्रिंग 1 में लिखा हुआ है वही आप चीज स्ट्रिंग 2 में सॉरी वही आप चीज स्ट्रिंग 2 में कॉपी करोगे। ठीक है, तो कॉपी के लिए मैंने स्ट्रिंग के पीछे मैंने आपको बताया था कि strcpy कॉपी का एक फंक्शन होता है स्ट्रिंग कॉपी का। तो strcpy हम कॉपी कर देंगे, strcpy। अब स्ट्रिंग 2 में वो सारी चीजें आ जाएंगी इससे जो स्ट्रिंग 1 में है। ठीक है, वो पूरा का पूरा स्ट्रिंग जो 1 में लिखा हुआ है हमने वो कॉपी हो जाएगा। ये ऐसे का ऐसे ही इसमें कॉपी हो जाएगा। अभी हमने रिवर्स नहीं किया इसमें, अभी हमने रिवर्स नहीं किया, तो वैसे की वैसे ही चीजें जो भी स्ट्रिंग 1 में हमने लिखा था वो वैसे का वैसा हमारा स्ट्रिंग 2 में कॉपी हो जाएगा। चलो भैया यहां तक आगे बात समझ में बिल्कुल आ गई सर समझ में। अब कॉपी करने के बाद दोनों स्ट्रिंग में सेम चीजें आ गई। अब कंपेयर करना है, तो कंपेयर के लिए मैंने पिछली क्लास में आपको एक चीज बताई थी, strcmp। अब अगर आप ऐसे कैसे कंपेयर करोगे तो वो तो बोल देगा हाँ भाई पैलिंड्रोम है क्योंकि दोनों में स्ट्रिंग सेम है। हमें पैलिंड्रोम का मतलब मैंने आपको क्या बताया था कि मतलब ये होता है पैलिंड्रोम का कि अगर आप उसको रिवर्स करोगे तो और वैल्यू आपकी सेम आ गई तो वो होगा पैलिंड्रोम। ठीक है, यही चीज मैंने आपको बताई थी। अब हम इसको स्ट्रिंग जो 2 जो हमने की थी हम उसको करेंगे। रिवर्स करने के लिए हमें क्या करना था, strrev एक फंक्शन मैंने बताया था आपको। स्ट्रिंग रिवर्स के लिए strrev मैंने बताया था। तो मैंने strrev किसको रिवर्स कर दिया, स्ट्रिंग 2 को रिवर्स कर दिया। रिवर्स कर दिया भाई, रिवर्स कर दिया हमने, स्ट्रिंग 2 को रिवर्स कर दिया। अब मैं क्या करने जा रहा हूं, हम कंपेयर करेंगे स्ट्रिंग 2 को और स्ट्रिंग 1 को, दोनों को हम करेंगे। किसको कंपेयर करेंगे, स्ट्रिंग 1 को और स्ट्रिंग 2 को, दोनों को हम कंपेयर करेंगे। तो मैंने एक वेरिएबल ले लिया इंटीजर टाइप का वैल्यू। ठीक है, उसमें मैंने कंपेयर कर दिया strcmp, कंपेयर कर दिया। किस को कंपेयर कर दिया, स्ट्रिंग 1 और स्ट्रिंग 2 को। किस को कंपेयर कर दिया, स्ट्रिंग 1 और स्ट्रिंग 2 को कंपेयर कर दिया। ठीक है भैया, आगे बात समझ में यहां तक। अब हम यहां पे एक इफ स्टेटमेंट लगा देंगे, इफ स्टेटमेंट लगा देंगे। इफ क्यों लगा रहे हैं, अगर इफ हम इसलिए लगा रहे हैं अगर वैल्यू जो है हमारी इज इक्वल टू 0 आ जाती है, अगर वैल्यू इज इक्वल टू 0 आ जाती है तो हमारा क्या होगा, हमारा स्क्रीन पे लिखा हुआ आएगा भैया स्ट्रिंग इज क्या है, पैलिंड्रोम। ठीक है, स्ट्रिंग इज पैलिंड्रोम। अगर वैल्यू इज इक्वल टू 0 आ जाती है, अगर वैल्यू 0 नहीं आती, अगर वैल्यू 0 आ जाती है तो पैलिंड्रोम है। ठीक है, नहीं तो एल्स स्टेटमेंट क्या आ जाएगी, एल्स हम क्या लिख देंगे, सी आउट हम कर देंगे नॉट पैलिंड्रोम। भैया वैल्यू 0 नहीं आई तो वो नॉट पैलिंड्रोम है। ठीक है, पैलिंड्रोम नहीं है, और आई 0 तो पैलिंड्रोम, अगर नहीं आई तो नॉट पैलिंड्रोम है। और फिर यहां पे हम खत्म कर देंगे, यहां पे गेट ch कर दिया हमने प्रोग्राम को, यहां पे हमारा प्रोग्राम हो गया खत्म। हमने क्या किया, एक बार देख लेते हैं हम प्रोग्राम को। हमने मेन से स्टार्ट किया प्रोग्राम, हमने स्ट्रिंग 1 30 कैरेक्टर का ले लिया, स्ट्रिंग 2 30 कैरेक्टर का ले लिया। ठीक है, हमने स्ट्रिंग एंटर करवा दी, एंटर करवा दी, कॉपी कर लिया। जो भी हमने स्ट्रिंग 1 में एंटर करवाया था वो हमने स्ट्रिंग 2 में कॉपी कर लिया ऐसे कैसे ही। फिर हमने स्ट्रिंग 2 को रिवर्स करवा दिया। रिवर्स करवाने के बाद हमने कंपेयर की है कि वो भैया दोनों सेम है या नहीं है। कंपेयर की, अगर वैल्यू 0 आ गई तो वो पैलिंड्रोम, अगर वैल्यू 0 नहीं है तो वो पैलिंड्रोम नहीं है। ये एक छोटा सा प्रोग्राम हो गया हमारा। ठीक है, अब एक छोटी सी चीज जो मैं बता रहा हूं आपको, एस्काई कोड मैं बताने जा रहा हूं। अब बहुत बेसिक सा टॉपिक है एस्काई कोड का, और आपको आता भी होगा सबको ये एस्काई कोड। एक बार तो मैंने एक पेपर में देखा था, इसकी फुल फॉर्म ही पूछ ली थी, इसकी फुल फॉर्म पूछ ली थी कि एस्काई की फुल फॉर्म क्या होती है। तो एस्काई की फुल फॉर्म होती है अमेरिकन स्टैंडर्ड
अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है, एस्काई की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये मैंने एसएससी में भी एक क्वेश्चन देखा था जीएस में, उसमें भी इसकी फुल फॉर्म पूछ रखी थी। तो ये क्वेश्चन आपका बन सकता है, एस्काई की फुल फॉर्म बताइए। ठीक है, एस्काई की फुल फॉर्म बताइए। अब हमारे को एस्काई की फुल फॉर्म पता चल गई भाई। ठीक है, अब एस्काई की जो ये जो कैरेक्टर्स होते हैं, मान लीजिए ए बी सी डी, इनकी वैल्यूज पूछ लेते हैं कई बार कि ए की एस्काई वैल्यू क्या होगी, बी की एस्काई वैल्यू क्या होगी। ठीक है, ये कैपिटल में लिखा हुआ है। तो एस्काई वैल्यू जो ए की होती है वो होती है 65, बी की 66, 67, 68, ये ऐसे ऐसे जाते जाएंगे, ये भी ऐसे ऐसे जाता जाएगा। ठीक है, अब ये तो कैप्स में है, कैपिटल लेटर्स में है। अगर स्मॉल लेटर्स की एस्काई वैल्यू बोल दी, ए बी सी डी, ऐसे स्मॉल की एस्काई वैल्यू बोल दी, तो उसकी वैल्यू क्या होगी? क्या वो सेम होगी, 65 होगी? नहीं, इसकी वैल्यू होगी 97, 32 इसमें ऐड हो जाते हैं। इसमें आप 32 ऐड कर दोगे तो वो स्मॉल ए की एस्काई वैल्यू आ जाएगी 97, बी की 98, 99, 100, ऐसे ऐसे चलती चली जाएगी। एस्काई वैल्यू आपसे पूछ सकता है पेपर में। मैंने बहुत सारे पेपर्स में जो एग्जाम्स हैं उसमें मैंने बहुत सारे एग्जाम में मैंने देखा है एस्काई वैल्यू, रैंडमली एस्काई वैल्यू पूछ लेते हैं, जेड की एस्काई वैल्यू पूछ लेते हैं, ई के एस्काई वैल्यू पूछ लेते हैं। तो वो इस हिसाब से आपको दे देंगे कि अब वो उसको कैपिटल लेटर्स के एस्काई वैल्यू चाहिए या स्मॉल लेटर्स के एस्काई वैल्यू चाहिए। कई बार तो वो आपको नंबर्स की एस्काई वैल्यू पूछ लेता है। ठीक है, 0 to 9 की एस्काई वैल्यू, 0 से 9 तक की कोई भी नंबर दे देंगे आपको, उसकी एस्काई वैल्यू बता दी होगी। अब 0 1 2 3 ऐसे 9, ठीक है, इसकी एस्काई वैल्यू क्या होती है? ये हमारी स्टार्ट होती है 48 से, 48 से हमारी स्टार्ट होती है। ठीक है, 48 हो गया हमारा, 49 हो गया, 50 हो गया, 51 हो गया, ऐसे ऐसे करके 57। ठीक है, ये हमारी एस्काई वैल्यू की बात हो गई। बहुत छोटा सा टॉपिक था एस्काई वैल्यू का, यही मैं आपको बताना चाहता था कि कई बार एग्जाम में इसकी फुल फॉर्म पूछ लेते हैं, कई बार इसका सीधा एस्काई वैल्यू ही पूछ लेते हैं कि भैया ए की एस्काई वैल्यू बता दो, कैपिटल ए की या स्मॉल ए की एस्काई वैल्यू बता दो। तो बच्चा इनमें फंस जाता है, इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देता। आप लोगों को आती होंगी मुझे पता है, बट स्टिल एक पॉइंट रिमेंबर करवाने के लिए मैंने ये चीज़ आपको बता दी। तो अब हम बात करेंगे टर्नरी ऑपरेटर की। टर्नरी ऑपरेटर होता क्या है? टर्नरी ऑपरेटर टर्नरी ऑपरेटर क्या होता है आपको? इसको हम बोल सकते हैं कि एक कंडीशनल ऑपरेटर है। ठीक है, ये बोला भी जाता है कि इट इज कॉल्ड कंडीशनल ऑपरेटर और टर्नरी ऑपरेटर, या इसको हम बोल सकते हैं कि ये शॉर्ट फॉर्म है कौन सी कंडीशन की? इफ एल्स कंडीशन की। टर्नरी ऑपरेटर एक शॉर्ट फॉर्म है। अब शॉर्ट फॉर्म कैसे होगी? अगर कंडीशन ट्रू हुई तो पहली वाली वैल्यू आएगी, अगर कंडीशन फॉल्स हुई तो दूसरी वैल्यू आएगी। ठीक है, इसको हम लिख लेते हैं, इट इज कॉल्ड कंडीशनल ऑपरेटर, और कंडीशनल ऑपरेटर भी बोल देते हैं हम इसको, कंडीशनल ऑपरेटर और टर्नरी ऑपरेटर। ठीक है, इट इज कॉल्ड कंडीशनल ऑपरेटर और टर्नरी ऑपरेटर। और हम इसको बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? अभी मैंने आपको बताया था कि ये शॉर्ट फॉर्म है किसकी? इफ एल्स स्टेटमेंट की। इट इज द, ये एक पॉइंट हो गया, ये दूसरा, इट इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ इफ एल्स स्टेटमेंट। ठीक है, ये शॉर्ट फॉर्म है इफ एल्स स्टेटमेंट की। ठीक है भाई, और इसका क्या मतलब है? अगर कंडीशन ट्रू हुई देन वैल्यू विल बी अगर कंडीशन ट्रू हुई तो पहले वाले की
जो हम पहला जो कंडीशन दे रखी है वो प्रिंट होगा, अगर कंडीशन फॉल्स हुई तो दूसरा जो कंडीशन दे रखा है वो। इफ कंडीशन इज ट्रू देन वैल्यू विल बी प्रिंटेड ऑफ फर्स्ट वन, एल्स द वैल्यू विल बी प्रिंटेड ऑफ सेकंड वन। if condition is true then value will be printed of first, otherwise value will be printed of second। वैल्यू विल बी प्रिंटेड ऑफ सेकेंड। ठीक है, इसको ऐसे बोल देते हैं, अगर कंडीशन ट्रू हुई तो जो आपने पहले कंडीशन दे रखी है वो प्रिंट हो जाएगी, अगर कंडीशन फॉल्स होगी, ट्रू नहीं हुई तो फॉल्स होगी, तो वैल्यू जो आपने सेकंड दे रखी है वो प्रिंट हो जाएगी। इस पे एक बहुत छोटा सा एग्जांपल देखते हैं हम टर्नरी ऑपरेटर का कि क्या है, बहुत छोटा सा इसमें आउटपुट टाइप का एक एग्जांपल देख सकते हैं। और ये आपको आउटपुट टाइप क्वेश्चंस में ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे। ठीक है, आउटपुट टाइप क्वेश्चंस में आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। हमने दो वैल्यू ले ली, x की हमने 70 ले ली और वेरिएबल y में हमने ले लिया 50, दो वैल्यू ले ली हमने। ठीक है, सीधा आपको ऐसे दे देगा। और हमने एक वेर रिजल्ट ले लिया, वेर रिजल्ट में हमने लिख दिया x इज ग्रेटर देन y, x इज ग्रेटर देन y, और फिर लास्ट में हमने लगा दिया टर्नरी ऑपरेटर, और फिर हमने लिख दिया क्या लिख दिया, x इज ग्रेटर देन y, x इज ग्रेटर देन y। ठीक है, एक हमने ये लिख दिया और x इज लेस देन y। ठीक है, ये हमने कंडीशन ये हमने लिख दिया, या तो x ग्रेटर देन y है या x लेस देन y है। ठीक है, सिर्फ इतना हमने उन्होंने प्रोग्राम दे दिया आपको पेपर में। तो आउटपुट इसका क्या होगा, वो चेक करेगा x 70 है, x की वैल्यू इसमें चेक करेगा 70 और y की वैल्यू है 50। क्या 70 50 से बड़ा है? हाँ भाई, 70 50 से बड़ा है, तो हमारा वैल्यू क्या प्रिंट होगी, ये प्रिंट हो जाएगी। क्या आउटपुट आएगा, x इज ग्रेटर देन y। इसमें कंडीशन ट्रू हुई ना, x इज ग्रेटर देन y, तो कंडीशन x जो है वो ट्रू हुई तो हमने ये वाला प्रिंट कर दिया। अगर x छोटा होता, मान लीजिए x की वैल्यू हमारी 50 होती और y की वैल्यू होती हमारी 100, या ठीक है 100 होती, तो हमारा क्या प्रिंट होता, तो हमारा सेकंड वाला प्रिंट हो जाता है, x इज लेस देन y। ठीक है, अगर ऐसा दिया होता तो इस केस में हमारा आउटपुट क्या होता, x इज लेस देन y। ये आपको आउटपुट टाइप क्वेश्चन थोड़ा और डिफिकल्ट से आपको प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, उसके हिसाब से आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने की बहुत ज्यादा उम्मीद है, तो ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस भरपूर करेंगे हम। एक बार ये सिलेबस कंप्लीट हो जाए, फिर हम हमारे पास जब हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, हम लाइव सेशंस में क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, या फिर आप बोल सकते हैं कि लाइव सेशन में हम क्वेश्चन लेके आएंगे टॉप 20 टॉप 30, ऐसे हर एक चैप्टर वाइज क्वेश्चन करेंगे और फिर हम देखेंगे आगे। ठीक है, हमारा फिर और कुछ काम नहीं बचेगा, प्रैक्टिस सेशन या फिर रिवीजन बोल सकते हैं हम उनको। ठीक है, अब हम जो हमारा जो लास्ट टॉपिक बचा हुआ है ऊप्स का, वो बचा हुआ है फाइल हैंडलिंग। ठीक है, फाइल हैंडलिंग हमारा लास्ट टॉपिक है और फिर हमारा ऊप्स खत्म हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि कुछ टॉपिक मेरे से छूट गया तो आप मुझे मैसेज करके बता दीजिए, मैं उसको कवर करवा दूंगा। मेरे हिसाब से इतना बहुत सफिशिएंट रहेगा, इतना जितना हम यहाँ पे क्लास में पढ़ रहे हैं। बट स्टिल आपको लगता है कि आपको और पढ़ना है या फिर कुछ टॉपिक मुझसे रह जाता है, तो आप वो मुझे बता दीजिए, मैं जरूर उस टॉपिक को कवर करूंगा। ठीक है, फाइल हैंडलिंग में अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हेडर फाइल्स की। हेडर फाइल्स में आपने नाम सुना होगा fstream.h।
आपने नाम सुना होगा fstream.h। अब इसमें आपने दो मतलब इसकी एक सब कैटेगरी लगा लो या फिर सब फाइल लगा लो। उसमें आपने एक नाम सुना होगा इफ स्ट्रीम और एक सुना होगा ऑफ स्ट्रीम डॉट एच। ठीक है, इफ स्ट्रीम डॉट एच और एक होता है ऑफ स्ट्रीम डॉट एच। अब कई बार क्वेश्चन ऐसा पूछ लेते हैं जो मतलब बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं, पूछ लेते हैं आपसे कि इफ स्ट्रीम डॉट एच किसके लिए यूज होता है, ऑफ स्ट्रीम डॉट एच किसके लिए यूज होता है, रीडिंग के लिए यूज होता है, राइटिंग के लिए यूज होता है या फिर और किसी पर्पज के लिए यूज होता है। तो इफ स्ट्रीम जो होता है वो होता है हमारा रीडिंग के लिए यूज। ठीक है, और ऑफ स्ट्रीम जो होता है वो हमारा होता है राइटिंग के लिए यूज। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। अब इस पे हम एक छोटा सा प्रोग्राम कर लेते हैं। ठीक है, इस पे हम एक छोटा सा प्रोग्राम कर लेते हैं, इस पे। तो हम इस पे एक प्रोग्राम देख लेते हैं। हमने एग्जांपल देख लिया, हमने ले लिया हैश इंक्लूड fstream.h, fstream.h हमने हेडर फाइल्स ले ली। ठीक है भैया, void main हम मेन फंक्शन हमने मेन बॉडी हमने यहां से स्टार्ट कर दी। उसके बाद हमने क्या किया, हमने एक ऑफ स्ट्रीम ओबीजे बना दिया। किसके नाम से? ऑब्जेक्ट बना दिया हमने, जहां पे आपकी ये एक्सटेंशन है जो सेव होगी, जो भी आपकी सी की फाइल है, जहां पे भी आपने ये डाला हुआ है, सी में, डी में, जहां पे भी आपने डाला हुआ है, तो वहां पे हम एक abc.txt के नाम से हम एक चीज सेव करना चाहते हैं, abc.txt इसके नाम से फाइल सेव करना चाहते हैं, text फाइल सेव करना चाहते हैं। तो ये एक abc.txt के नाम से फाइल सेव हो जाएगी। अब ओबीजे में मैंने डाल दिया हेलो, और हमने यहां पे प्रोग्राम कर दिया खत्म। सिर्फ इतना सा प्रोग्राम। ये क्या प्रोग्राम सही है? हमने fstream.h करा, मेन फंक्शन चला दिया, एक abc.txt के नाम से ऑफ स्ट्रीम में ऑब्जेक्ट बना के हमने ये सेव कर दिया। ये जो फाइल है ये abc.txt के नाम से, जहां पे भी आप प्रोग्राम की फाइल सेव है वहां पे जाके ये सेव हो जाएगा इससे। ठीक है, अब ये प्रोग्राम सही है, मैं बोल रहा हूं बिल्कुल सही है भाई। इससे क्या होगा, ये जो प्रोग्राम है ना, ये एक abc.txt का जो फाइल बना देगा, टेक्स्ट फाइल बना देगा, जिसमें हमारा क्या स्टोर होगा, हेलो स्टोर होगा। ठीक है, तो दिस प्रोग्राम will create this program will create abc.txt। ठीक है, abc.txt फाइल बना देगा जिसके अंदर क्या लिखा होगा, हेलो स्टोर हुआ होगा। ये हमने स्टोर हेलो करवाया ना। दिस प्रोग्राम विल क्रिएट abc.txt in which hello is stored in it। हेलो उसमें स्टोर हुआ मिलेगा। ठीक है, इन विच हेलो इज स्टोर्ड इन इट। ठीक है, तो ये एक हमारा छोटा सा प्रोग्राम हो गया इफ स्ट्रीम पे, एफ स्ट्रीम पे। ये छोटी छोटी चीजें हमें याद रखनी पड़ेंगी, कैसे क्या चीज होती है, क्या चीज नहीं होती। और हमें बहुत आगे जो छोटा सा टॉपिक बचे हुए हैं, ये तो इसी का हम कल कंटिन्यू करेंगे। अब हम कुछ प्री डिफाइंड फंक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। प्री डिफाइंड फंक्शन होते हैं हमारे, कुछ प्री डिफाइंड फंक्शन होते हैं, उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। ठीक है, प्री डिफाइंड फंक्शन के बारे में हम बात कर लेते हैं। प्री डिफाइंड फंक्शन, अब stdio.h में हमारे कौन कौन से फंक्शन आते हैं?
stdio.h हमारे कौन कौन से फंक्शन आते हैं? printf आता है हमारा, scanf आता है हमारा, और कौन सा आता है हमारा? gets आता है, puts आता है, getchar आता है, putchar आता है, ठीक है, gets आता है हमारा, puts आता है, getchar आता है हमारा, putchar आता है हमारा, ठीक है। ये हमारा stdio.h में कुछ प्री डिफाइंड फंक्शंस होते हैं। अब गेट्स किस लिए होता है? स्ट्रिंग को स्कैन करने के लिए होता है जहां पे स्पेस आ जाए। तो गेट्स जो होता है वो हमारा स्ट्रिंग को स्कैन करने के लिए होता है, स्ट्रिंग को स्कैन करने के लिए होता है, स्ट्रिंग को स्कैन करने के लिए। और पुट्स किस लिए होता है? स्ट्रिंग को प्रिंट करवाने के लिए, स्ट्रिंग को प्रिंट करवाने के लिए पुट्स यूज होता है, स्ट्रिंग को प्रिंट, ठीक है। अब ifstream.h जो fstream.h जो आता है, fstream.h वो तो मैंने आपको बता ही दिया। fstream.h इसमें दो होते हैं, कौन कौन से होते हैं? ऑफ स्ट्रीम होता है और इफ स्ट्रीम होता है, ऑफ स्ट्रीम और इफ स्ट्रीम, और इनको हम क्लासेस में यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ प्रीडिफाइंड फंक्शंस हो गए हमारे पास। अब एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, इन्हीं पे एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल हम ले लेते हैं, हमने क्या करवाना है? हमने एक फाइल का कंटेंट रीड करवाना है। राइट अ प्रोग्राम टू रीड द कंटेंट ऑफ द फाइल। राइट अ प्रोग्राम टू रीड द कंटेंट ऑफ द फाइल, ठीक है। बहुत छोटा सा प्रोग्राम है हमारा ये। तो इसको हम fstream जो है उससे स्टार्ट करेंगे। तो हमने यहां पे सबसे पहले हेडर फाइल्स लिखी, हैश इंक्लूड fstream डॉट एच, फिर कंसोल इनपुट आउटपुट के लिए हैश इंक्लूड conio डॉट एच, ठीक है। फिर हम यहां से मेन फंक्शन स्टार्ट कर देंगे। हमने मेन फंक्शन स्टार्ट कर दिया, void मेन कर दिया। void मेन में हमने एक कैर का स्ट्रिंग ले लिया 30 का, ठीक है। कैर नेम के नाम से हमने स्ट्रिंग ले लिया जिसकी लेंथ 30 होगी। अब इसका हमने एक वही बता दिया कि जैसे हमने पिछले प्रोग्राम में हमने एक abc.txt के नाम से फाइल सेव की थी ना, वैसे हम इसमें कर देंगे। तो हमने इफ स्ट्रीम की उससे हमने एक abc.txt के नाम से फाइल बना दी, ठीक है। हमने एक फाइल बना दी। अब उस obj में हमने क्या बोला कि भैया नेम कर दो, हमने नेम डाल दिया। अब नेम डालने के बाद उसने इसमें क्या करा, नेम, ये तो हमने डलवा दिया ओबीजे के, उसमें नेम डाल दिया हमने। अब उसमें सी आउट हम वो क्या करेंगे, नेम को आप सी आउट कर दोगे, वो यानी कि आपको आउटपुट दिख जाएगा। आपने आउटपुट दिखा दिया, ठीक है। और यहां पे हमारा हो जाएगा प्रोग्राम खत्म। तो ये क्या करेगा, सीधा सीधा देखेगा कि भैया ये एक फाइल है, इसमें नाम डला हुआ, ये रीड करेगा और आपको दिखा देगा कि हाँ भैया हमने ये ऐसे प्रोग्राम लिख दिया, इसकी वजह से हमारी फाइल रीड हो रही है। पीछे का इसने सीधा सीधा क्या करा, मेन फंक्शन में हमने एक नेम का हमने 30 कैरेक्टर का स्ट्रिंग ले लिया। इसने हमने एक फाइल बना रखी है abc.txt, ये नेम उसमें डलवा रखा है और ये डिस्प्ले करवा दिया। तो ये इससे क्या चेक करेगा, इसमें जाके नेम चेक करेगा भैया है या नहीं है, और देखेगा अगर है तो भैया डिस्प्ले करवा देगा, तो रीड कर देगा फाइल को, ठीक है। तो ये आज की क्लास में हम ये इतना ही टॉपिक रखते हैं। बाकी का जो बचा हुआ है इसमें फाइल हैंडलिंग में, वो हम नेक्स्ट क्लास में बहुत जल्दी लेके आऊँगा, उसमें करेंगे। और फिर हम आगे ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट करेंगे, और ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, बहुत मज़ा आने वाला आपको ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ने में।
ऑपरेटिंग सिस्टम में है ना, बहुत अब देखा जाए तो बहुत वास्ट टॉपिक है, और बहुत मतलब कुछ चीज़ें तो ऐसी है बिल्कुल छोटी छोटी चीज़ें जो आपको आती होंगी, और जैसे कि शेड्यूलिंग है, डेडलॉक्स आपको पता होंगे कि होते क्या है, पर इन पे जो है ना हल्के हल्के न्यूमेरिकल्स कई बार पूछ लेते हैं एग्जाम में, तो न्यूमेरिकल पे हम ध्यान देंगे बहुत ज़्यादा, ठीक है। और फिर और जो मैंने आपको शुरुआत में बोली थी, अगर आपको इंग्लिश का करना है तो आप इंग्लिश के लिए पोल कीजिए, और देखते हैं जो भी मेजोरिटी डिसाइड करती है, हम इंग्लिश की क्लासेस बहुत जल्दी लेके आएंगे। फिर मिलेंगे हम फिर अगली क्लास में। ऐसे ही मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।